आप लोगों का क्लास 9th में स्वागत है। आज हम विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। हम विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो विज्ञान की पुस्तक में पहला खंड रसायन विज्ञान का है और उसके अंतर्गत पहला अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ हैं। तो ये विज्ञान की ही शाखाएं हैं तीनों: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम भिन्न भिन्न क्षेत्रों की जानकारी ग्रहण करते हैं। रसायन विज्ञान में हम पदार्थों के रासायनिक अवस्थाओं के बारे में, गुणधर्म, उनके संगठन, उनके निर्माण की विधि, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है और उनके संगठन और संरचनाओं के बारे में भी जानकारी ग्रहण करते हैं। तो पहले चैप्टर के अनुसार हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वह क्या है, कैसे हैं और वह कितने प्रकार के हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ, तो चैप्टर के नाम से ही स्पष्ट है हमारे आसपास के पदार्थ क्या है। अगर हम यहाँ पर क्लासरूम में हैं तो डेस्क, बेंच, पुस्तक, पेन, पेंसिल, फैन इत्यादि यही सब है। इन सब को ध्यान से देखने पर पता ये चलता है कि इन सब में कुछ न कुछ भार है, वजन, और सब कुछ न कुछ जगह घेरता है। तो ऐसे वस्तु, ऐसे सामग्री जिसमें भार हो, स्थान घेरता हो, उसी को द्रव्य कहा गया। तो द्रव्य की परिभाषा बन गई। तो हमारे आसपास की एक जो वस्तु है, जो भी वस्तु है, उसको हम विज्ञान की भाषा में कहेंगे द्रव्य। और द्रव्य वह है जिसमें भार होता है तथा स्थान घेरता है। और जिसे हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। कोई चीज छूकर हम पता कर सकते हैं, हाँ यह इसमें भार है, हाँ ये हम इसको उठा रहे हैं, इसमें इतना वजन है। तो इन सब का अनुभव हम कर सकते हैं। तो हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं। या कोई वस्तु है, हमारे हाथ से कोई वस्तु टकरा रही है, तो वही वस्तु क्या है, द्रव्य है। तो द्रव्य का पहचान क्या है, उसमें भार होगा और स्थान घेरेगा। अब हमारे पास ऐसा क्या है जिसमें भार हो और स्थान घेरता हो? पेन, पेंसिल, इन सब में भार है, स्थान घेर रहा है। हम एक पेन जेब में रखते हैं, हम 10 पेन रखें तो जेब भर जाएगा, स्थान घेरेगा तभी ना। तो अगर इस कमरे में हम कुछ रखें, अब वो उस वस्तु को रखते जाए तो यह उस वस्तु से यह कमरा पूरा भर जाएगा। और इस प्रकार वो क्यों भर गया? क्योंकि वो स्थान घेर रहा है। अगर एक डिब्बे में हम 1 चाक रखें, 2 चाक रखें, धीरे धीरे चाक की संख्या बढ़ाते जाएं तो डिब्बा भी भर गया और डिब्बे का भार पहले से बढ़ गया। तो वस्तु क्या है, जिसमें भार होता है और स्थान घेरता है, तो वही वस्तु क्या कहलाती है, द्रव्य। और इस द्रव्य को हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, इनको भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो हमारे आसपास जो चीजें हैं तो हम उसका वर्गीकरण करते हैं। तो द्रव्य का वर्गीकरण, तो द्रव्य का जब वर्गीकरण किया गया तो एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर।
भौतिक अवस्था का मतलब देखकर जिसको हम बता सकें, और रासायनिक अवस्था का मतलब उसके संगठन, उसके संरचना के बारे में क्या भिन्नता है उसके आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया, मुख्य 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस में। रासायनिक अवस्था के आधार पर इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। फिलहाल इसको 2 ही भागों में बांटा गया, एक तत्व और दूसरा यौगिक। रासायनिक अवस्था का अगर इसे बढ़ाना चाहते हैं तो हम एक मिश्रण भी कर सकते हैं। तो एक हम उसमें चलो उसको भी ले लेते हैं मिश्रण, तत्व, यौगिक और मिश्रण में। और भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया है। भौतिक अवस्था के आधार पर इन तीनों के अतिरिक्त, ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, इसके अतिरिक्त 2 अवस्थाएं और आती हैं जिनका जिक्र हम बाद में करेंगे। इन तीनों के अतिरिक्त 2 अवस्थाएं और हैं जिसका नाम है, एक चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। 2 अवस्थाएं और पता चली है द्रव्य की, तो उनको यहाँ लिख दिया गया है, प्लाज्मा चौथी अवस्था और 5वां अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो एक एक के बारे में हम जानते हैं। ठोस क्या है? तो ठोस वह द्रव्य है या वह द्रव्य जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन, अब ये 2 शब्द क्या है? आकार और आयतन। यहाँ पर आकार व आयतन, इन दोनों शब्दों को पहले समझना है। आकार किसी वस्तु का जो भी आकृति होती है, उस आकृति के आधार पर हम उसका आकार बताते हैं कि ये गोल है, ये आयताकार है, वर्गाकार है। तो हर एक चीज का, जैसे हम लोगों का अपना एक आकार है, मानव का, जीव जंतुओं का आकार, तो सबका आकार है। तो आकार और आयतन। अब आकार और आयतन क्या होता है? आयतन का मतलब वो कितना जगह घेरा। अब एक वस्तु है, गोल बॉल है प्लास्टिक का, और एक बॉल लोहे का है, तो दोनों का आकार तो समान है, गोल। आयतन भी समान है, लेकिन उसका भाग अलग अलग है। आयतन बताता है कि वो कितना जगह घेरेगा। तो अब हम जानते हैं ठोस की परिभाषा। तो इसी आकार और आयतन के टर्म में दिया जाएगा, रूप में। तो वह द्रव्य जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। जैसे ये डेस्टर है, तो इसको देखिए, इसका आकार जैसा है, आप दिखाई दे रहा कैसा है? घनाकार। तो ये घनाकार, इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ है। तो ये अपने लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के अनुसार पर जहां रखेंगे उतना जगह यह ग्रहण करेगा। तो ये जगह ग्रहण कर रहा है, तो इसकी लंबाई, मोटाई और चौड़ाई के अनुसार ये जहां भी रखा जाएगा जगह ग्रहण करेगा। तो घना का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसका आयतन हो गया। तो यह आयतन कितना हुआ? इसके लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई विमाओं के गुणनफल के बराबर। तो हर एक आकृति का आयतन होगा। आकार उसका हम देखकर बता सकते हैं। तो इसका आकार निश्चित है, ऐसा नहीं कि डेस्टर को हम रख देंगे तो इसका आकार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका आयतन अभी जितना है कल भी उतना ही रहेगा। तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। तो
ठोस वह है जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो परिभाषा में आप देखेंगे ठोस की क्या लिखा होता है, वह द्रव्य जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस कहलाता है। द्रव, अब ठोस के ज्ञापन में क्या आएंगे, ईंट, पत्थर, डस्टर, चाक, पेन, पेंसिल इत्यादि। अब ऐसा नहीं है कि पेंसिल हम कह दिया कि पेंसिल बड़ा है, आकार निश्चित है, लेकिन उसको आप काट कर छोटा करते जाए, बाद में कहीं छोटा हो गया, नहीं, जिस अवस्था में आप लिए हैं उस अवस्था में उसका आकार निश्चित है और तब तक निश्चित रहेगा जब तक उसमें हम कोई परिवर्तन ना करें। तो यह पेन है, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो इसका आकार बदल गया, लेकिन ये खोल देंगे तो इसका आकार दूसरा हो गया। तो ये आकार अगर हम इस रूप में ले रहे हैं तो इसका आकार फिक्स हो गया, ये इस आकार का है, इस शेप में है, इसका आयतन अलग होगा, इसका आयतन अलग होगा, क्योंकि इसमें से ये निकल गया, घट गया। तो ठोस में ईंट, पत्थर, चाक, डस्टर, पेन, पेंसिल इत्यादि आ जाएंगे। अब हम जानते हैं द्रव के बारे में। द्रव क्या है, द्रव भी एक द्रव्य है। द्रव्य और द्रव में थोड़ा अंतर है, ध्यान से देखेंगे, द्रव्य और द्रव, यह मैटर होता है, ये लिक्विड होता है। तो लिखने में हिंदी में थोड़ा सा, सुनने में ध्यान देंगे, द्रव्य और द्रव। तो द्रव क्या है, वह द्रव्य जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। यह अनिश्चित होगा, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होगा। वह द्रव्य जिसका आकार अनिश्चित आयतन निश्चित होता है द्रव कहलाता है, जैसे पानी, दूध, तेल इत्यादि। क्यों, अगर हम पानी ले रहे हैं 1 लीटर, अगर हमारी इस बॉटल में पानी है तो ये पानी जितना है उतना है, मान लो ये आधा लीटर है, तो इसका आकार कैसा है, इसका आकार कैसा है, पानी का बोतल के आकार के जैसा है, क्योंकि बोतल में है। अगर इसको हम एक थाली में गिरा दें तो पानी तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसका आकार थाली नुमा हो जाएगा। तो पानी पहले भी उतना ही था जितना बोतल में है, थाली में जाने के बाद भी इतना ही है। तो पानी का आयतन, यही आयतन है, इसकी मात्रा वो नहीं बदल रही है, लेकिन इसका आकार बदल जा रहा है। तो वही जो द्रव होता है उसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। आधा लीटर पानी, या अगर इसको हम एक लंबे पाइप में डालें, नली में एक तरफ बंद हो, तो यह पाइप नुमा हो जाएगा। थाली में डालें थाली नुमा हो जाएगा, गिलास में डालें गिलास नुमा हो जाएगा। तो इसका आकार बदल रहा है, लेकिन पानी उतना ही है। अब हम जानते हैं गैस। हमारे आसपास गैस है, कमरे में हवा है, पता चलता है हवा है, जगह घेरता है। अभी आपको परिभाषा में बताया गया, वह द्रव्य वह है जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, जिसे हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाता है। हवा भी एक द्रव्य है। हवा जब चलती है तो हमें त्वचा द्वारा अनुभव उसका प्राप्त कर लेते हैं कि हवा हमारे शरीर से टकरा रही है, हवा लग रही है। हवा दाब डालती है, इसका अनुभव तो सभी लोग किए होंगे। आंधी में, तेज हवाओं में जब चलते हैं तो हवा हमको विपरीत दिशा में, अपने बहने की दिशा में धक्का देती है, तो हवा दाब डालती है। तो हवा जगह घेरती है। जब गुब्बारा खाली होता है तो छोटा होता है, बहुत छोटा। जब उसमें हवा भरते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। क्यों गुब्बारे का आकार बदल गया? क्योंकि उसमें हवा गई, और हवा गई तो वह आकार बनाया, आकार बनाया तो उस आकार का एक आयतन होगा। अब जितना भरेंगे वैसा आकार होगा, और जितना भरेंगे उसका उतना आयतन होगा। तो जो गैस है अवस्था, उसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है।
अनिश्चित। यहाँ दोनों निश्चित होगा, उसका कोई आकार भी नहीं है। हवा को गुब्बारा में रखे तो गोल हो गया, बॉटल में रखे तो बॉटल जैसा हवा हो गया, इसके अंदर उसका आकार। बॉटल को खोल दे, हवा बिखर के कमरे में फैल गई तो कमरे जैसा, तो इसका आकार कोई निश्चित नहीं है। और यह जगह कितने घेरेगा ये भी निश्चित नहीं है। 1 ml गैस हो तो इस बोतल में भर सकते हैं, इस बोतल को खोल दे तो गैस पूरे कमरे में भर जाएगी। गैस सिलेंडर में गैस होता है तो वो उतने बड़े सिलेंडर में होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा भाग गैस का निकाल दें, उसमें से थोड़ा सा गैस, तो पूरा गैस कमरे में फैल जाएगा, जिसकी गंध हमें महसूस होती है। और हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं गैस लीक कर रहा है। तो मतलब गैस कहाँ तक पहुंच गया, जहां तक कमरा है, पूरे कमरे में खुला है तो उससे बाहर भी निकल जाएगा। तो उसका कोई आकार निश्चित नहीं होगा, आयतन भी निश्चित नहीं होगा। तो गैस में क्या आएंगे, धुआं आता है, हवा है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, पार्टिकुलर कुछ गैस। तो इन गैसों के जो नाम है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो यह हो गया भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण या द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को ही पदार्थ कहा जा सकता है, पदार्थ या द्रव्य। अब हम जानते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य का वर्गीकरण। रासायनिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया। मुख्य तो 2 ही हैं, पहला तत्व, दूसरा यौगिक। तीसरा मिश्रण भी ले लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में है तो मिश्रण भी आ जाएगा। रासायनिक संगठन इसमें भी परिवर्तित होता है। तो तत्व क्या है, अब तत्व सब की परिभाषा जो है, इसको जानने के लिए हमको थोड़ा परमाणु के बारे में जानना पड़ेगा। हर एक पदार्थ, सभी पदार्थ, जितनी वस्तुएं, जितने द्रव्य है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। आप देख सकते हैं, अगर एक चाक है तो उसमें से एक छोटा कण हमारे हाथ पर लग सकता है। वो अभी बहुत बड़ा कण है जो दिखाई दे रहा है। उस कण को तोड़ा जाए तो उससे भी छोटा कण मिलेगा, उसको तोड़ा जाए तो उससे भी छोटा। इस तरह तोड़ते तोड़ते हम इतना उसको छोटा कर देंगे जो हमारी आंखों से साधारण रूप से दिखाई नहीं देगा। वो अभी अणु है, उस अति सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। तो हर एक पदार्थ कण से मिलकर बना होता है और कण के अंदर छोटे छोटे अणु होते हैं और अणु के अंदर छोटे छोटे और कण होते हैं जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो यह पदार्थ का विभाज्य कण है परमाणु, अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो जैसे मान लो पदार्थ है, तो ये पदार्थ जैसे एक पत्थर है, तो पत्थर में छोटे छोटे कण होंगे, उन कणों से मिलकर ये बना है। फिर ये कण भी किन्हीं छोटे छोटे चीजों से मिलकर बने होंगे, अति सूक्ष्म। इसके अंदर भी कोई छोटे छोटे भाग होंगे, उस छोटे छोटे भाग के अंदर भी छोटे छोटे भाग होंगे। तो इस छोटे भाग के अंदर जो छोटा भाग होगा वही परमाणु है। ये पदार्थ है, पदार्थ के अंदर एक छोटे पहला वाला गोला बड़ा वाला कण है, और कण के अंदर वाला ये डांट वाला क्या है, अणु है। और अणु के अंदर जो छोटे छोटे होंगे, इसके अंदर ये परमाणु होंगे, अति सूक्ष्म। तो ये परमाणु संरचना हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे, लेकिन अभी हम इतना बता सकते हैं कि इसका हम परिभाषा दे सके इसलिए। तो प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से अणु बनता है, अणु से कण बनता है, कण से पदार्थ बनता है। ठीक, अब हम कहें